से अजय देवगन अजय देवगन का जो आँख है, पुलिस वाला मेरे को पकड़ के रखा हुआ था। हमारे नाना जी लड़ पड़े पुलिस वालों से, बोले कि आप लोग क्या चाहते हैं मेरा नाती मारा जाए, और 3 दिन तक हमको घर से निकलने नहीं दिया। तो स्टूडेंट लाइफ में एक आलू कचालू होता है। सिंघम भी तो आप देखे होंगे सर। सिंघम जो है मेरी बेटी मेरे को दिखाई है। तो सर सिंघम का एक फेमस डायलॉग हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए आप बोल दें। पता नहीं, मेरे को सैड सॉन्ग सुनने की आदत लग चुकी है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, टाइगर श्रॉफ, उनकी भी जो फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी, कॉलेज में जाके पढ़ाने का कोशिश करेंगे, स्कूलों में अपने बच्चों को जाके मोटिवेट करेंगे। उस हालात में भी कुछ लोग मेरे को पीने के लिए पानी दे रहे थे। तो वही साथ चला गया कश्मीर। कॉलेज जाता था तो समझ लीजिए कि भूखे पेट ही जाता था। कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। हेलो गाइस, आज कुछ अलग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो धनबाद के सिंघम कहे जाने वाले हमारे पीके सर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धनबाद दिन में सर आपका। थैंक यू। तो सर हम जानना चाहेंगे, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आपका पढ़ाई वगैरह कहाँ से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा अपने बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बहुत एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे फादर डिफेंस में थे, तो इट्स नेचुरल के डिफेंस में रहने के बाद थोड़ा सा करीब से जानने और समझने का मौका मिलता है। मेरी शिक्षा गया से हुई, प्रारंभिक शिक्षा देहात के गांव से हुआ। गांव से शिक्षा ग्रहण करने के बाद चूँकि 7th 8th तक ही गांव में था, उसके बाद शहर में आए। बोर्ड मैंने शहर से ही किया। उसके बाद मैं अपने फादर के साथ चला गया कश्मीर। उसमें हमारे फादर कश्मीर में पोस्टेड थे। तो वहाँ जाने के बाद फादर की इच्छा हुई कि इसको जो है मिलिट्री में भर्ती करा दें। तो मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था उस समय। तो मैं फादर से बोला कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी थोड़ा और बेहतर तरीके से एजुकेशन लेने की आवश्यकता है। लेकिन फादर बोले कि नौकरी के साथ ही पढ़ाई करते रहोगे। तो हम बोले कि हमको जो जानकारी है कि आर्मी का ट्रेनिंग और ड्यूटी बहुत टफ होता है, जो मैं वहाँ देखा भी। तो इस परिस्थिति में यदि मैं जॉब में आ जाऊँगा तो मेरा पढ़ाई जो है पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें टेलीफोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे ख्याल से 87 की बात है। तो किसी तरह से मैं माँ से संपर्क किया। माँ से मैंने कहा कि पापा जो है बोलते हैं भर्ती हो जाओ। तो माँ बहुत रिएक्ट की कि आप इसको घुमाने ले गए हैं कि भर्ती कराने गए हैं। तो पापा ने बोला कि ठीक है, मैं इसका विचार जानना चाह रहा था, अब आराम से ये पढ़ाई उढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं। संयोग से मैं वहाँ रहा, फिर मेरे को वहाँ जाना पड़ा। तो 2 साल मैं वहाँ उनके साथ रह के पढ़ाई भी किया। फिर यहाँ पे चला आया, गया लौट गया। फिर आपका गया कॉलेज में हमारा दाखिला हुआ। आर्ट्स के स्टूडेंट रहे, खेल कूद में हमेशा इंटरेस्ट रहा। और पता नहीं लगता था कि कुछ हटके, कुछ अलग तरह से करना चाहिए। अपने जो हमारे क्लासमेट्स थे उसमें भी बड़ा पॉपुलर था हम। तो एक वाक़या है कि हमारे प्रिंसिपल थे गया कॉलेज का डॉक्टर श्रीनाथ सिंह। तो जब भी वो मेरे को नज़र आते थे, हमारी आदत थी कि हम झुक करके और दंडवत करना, प्रणाम करना, जो हम लोग अपने पेरेंट्स से भी जो सीखे थे। तो जब फाइनल ईयर हुआ तो उसमें एनुअल प्रोग्राम होता है, एक फंक्शन होता है, जब मतलब लड़के लोग कल्चरल फेस्ट। हाँ, तो उस तरह से तो हमको बोले तुम्हारी एक हम परीक्षा लेंगे। हम कहे सर क्या सर परीक्षा देना पड़ेगा? तो बोले कि तुम कन्विंस करो वाइस चांसलर को। हमको याद आ रहा है कि उस समय चूँकि मगध यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तो उसके वाइस चांसलर थे डॉक्टर RK महतो। तो बोले कि यदि तुम उनको बुला लोगे, मैं कहूँगा तो एक अलग चीज़ है, मैं एज ए शिष्टाचार तो उनको इनवाइट करूँगा, लेकिन तुम अपने एक लड़कों को ग्रुप को लेके जाओ और उनको कन्विंस करो कि सर आप आएंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। कॉलेज का शोभा, चूँकि गया कॉलेज बहुत चर्चित कॉलेज हुआ करता था, शोभा बढ़ेगा। और तुम लोग कुछ अपना ग्रीवांसेस बना के उनके समक्ष रखना। हम लोग गए, पहला दिन तो मिल नहीं पाए, चूँकि वाइस चांसलर एक बहुत बड़ा पद हुआ करता है।
फिर हम लोग 2 या 3 दिन कोशिश किए। एक दिन हमको समय मिल गया तो बोले कि सर आपके बारे में हम लोग बहुत सुने, आप शिक्षाविद हैं। पहले तो शिक्षाविद ही वाइस चांसलर हुआ करते थे। शिक्षाविद हैं, हम चाहते हैं कि आपका चरण हमारे कॉलेज में पड़े, क्योंकि अब हम लोग तो वहाँ से निकलने वाले हैं। तो हम सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आप आएँ और कुछ अपनी बात हम लोग के सामने रखें। और मेरा यही आपसे अपेक्षा है सर कि हमारे डिपार्टमेंट का एक लाइब्रेरी अप टू डेट हो, और जो क्लासेस वगैरह है उसमें जो कमियां है हम आपके समक्ष रखें, ताकि उसको आप अपने हिसाब से दूर कर सकें। तो पता नहीं, वो बड़ा इम्प्रेस हुए, उन्होंने समय दे दिया तो पूरी टीम बना करके हम लोग उसमें उनके आगमन के पहले चित्रकारी करके स्टेप टू स्टेप सजाना, वो सारे एक एजेंडा बना के कि किस किस बिंदु पर उनके आगमन पर कैसे उनको स्वागत करना है, स्वागत गान करना है, मतलब बहुत बेहतर तरीके से हमने किया। और वो बहुत प्रसन्न हुए। इवेंट की जो चित्रकारी और जो पेंटिंग हमने जो लगाया था रास्ते में, उसमें 2 से 3 पेंटिंग वो हमको मांगे कहाँ से बनवाए हो। यानी उसमें एक मैसेज था। उसके बाद जो हमारे जो प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश हुए कि यार तुम ले भी आया। उन्होंने जब एक कॉलेज में जो भी कमियां थी, एक चीज़ को निरीक्षण किया, और इवन की लाइब्रेरी भी हमारा अप्रूव्ड हो गया, कुछ फंड भी मिला, तो इट्स नेचुरल कि कॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहा। और प्रिंसिपल साहब भी हम लोगों को पीठ थपथपाए। उसमें फंड की बहुत कमी होती थी, तो हमने जो स्वागत करने की जो तैयारी हम लोगों ने किया था प्रोग्राम करने के लिए, हम लोग स्टूडेंट लोग कुछ पैसा जमा करके वो सारा हम लोगों ने किया था। लेकिन वो प्रिंसिपल साहब इतना खुश हुए कि आज भी हमको याद है 11,000 हम लोग को अपने फंड से वो दिए। कह रहे तुम्हारा तो बड़ा अच्छा रहा और तुम लोगों ने इस तरह से प्रोग्राम किया, लेकिन उस फंड में हमारा सहयोग 11,000 रुपया है, हमको आज भी याद है। और कॉलेज टाइम से जुड़ा हुआ एक मेमोरी है। मतलब कॉलेज से निकलने के पहले जब मेरा 10+2 क्लियर हो गया था, तो सीआरपी की बहाली थी, सीआरपीएफ की बहाली थी। तो गांव से करीब 15 से 20 लड़के हम लोग वहाँ गए। तो पहले रनिंग वगैरह नहीं हुआ करता था, तो पता नहीं फ्लैट फुट नॉकनी वगैरह क्या क्या उस समय चलता था। तो उसमें देखे कि 18 लड़के छट गए, और एक मेरा सिलेक्शन हुआ और एक हमारे साथ एक भैया थे उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन पता नहीं जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर थे वो बोले यार तुम्हारी तो अभी उम्र नहीं है, इतनी छोटी उम्र है, ऐसा करो थोड़ा खा पी करके जो शरीर थोड़ा मजबूत करो और नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमको लगा कि नहीं, उस दिन से थोड़ा सा और हम लोग जो है वर्जिश वगैरह और मेहनत, और चूँकि हमारे जो हमसे जस्ट बड़े भैया थे उनको थोड़ा बॉक्सिंग वगैरह में इंटरेस्ट था, तो फिर हम लोगों ने अपने शरीर को भी उस हिसाब से तैयार करना शुरू किया। फिर पढ़ाई वढ़ाई हुई। इससे पहले एक वाक्य और है कि चूँकि हम लोग बहुत साधारण परिवार के थे, हमारे फादर जॉब थे, पूरे परिवार की लाइबिलिटी थी, पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल से होता था। हम तीसरे नंबर के भाई थे, पूरे परिवार की जवाबदेही थी। तो जब मैं कॉलेज जाता था तो समझ लीजिए कि भूखे पेट ही जाता था। ये हालात था कि सुबह में जाना और 2-3 बजे तक लौटना। तो चूँकि भाड़ा तो रहता नहीं था, तो हम लोग पैदल आते थे आपका नादरागंज पिता महेश्वर मोहल्ला, वहाँ पे मेरा नाना का घर था। तो मैं कॉलेज करने के बाद खाना खाने के लिए अपने नाना का घर चला जाता था, चूँकि वो नज़दीक में था और मेरा जो गांव था वहाँ से काफ़ी दूर था। तो मेरी आदत हो गई थी, थोड़ा इस मामले में मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं था। वो मैं उन लोग सब जानता था कि वो खाना खाने आएगा ही क्योंकि उन लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकली ठीक ठाक थे। तो एक नादरागंज मोहल्ला है। तो जब मैं खाना खाने के लिए जब अपने मामा के घर जाता था, तो एक मामा का लड़का मेरा छोटा भाई था, वो 9-10 साल एज होगा उसको। तो उसको इतना हमसे लगाव था कि वो आके मेरे को रिसीव करता था। पहले से आधा घंटा पहले आकर के वो दिघी तालाब के कोने पे खड़ा रहता था, उसका नाम राजेश है। और वो मेरे को लेके जाता था कि नहीं भैया चलिए, मेरे को तो जाना ही जाना था। तो हमको लग रहा है ये 91 या 89 का वाक़या होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को, एग्जैक्ट याद नहीं है।
तो उस समय हुआ क्या कि एक दिन उसी नादरागंज मोहल्ले से मेरे नाना का घर जाना था। वो समय करीब 2-2:30 बजे का होगा, कड़कती धूप थी उस समय। तो मैं उस मोहल्ले से जब भी गुजरता था तो उसमें देखता था कि काफ़ी लोग गली में आते और जाते रहते थे, यानी बड़ा कंजेस्टेड गली था, भीड़ भाड़ होता था। लेकिन उस दिन का वाक़या है कि मेरे को एकदम सन्नाटा लगा। तो मेरा चूँकि कॉलेज में मैं था तो इतना सेंस था मेरे को कि इस भीड़ भरी गली में इस तरह से सन्नाटा क्यों। तो मैं अपने भाई से बात करता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में एक जैसे ही मतलब रास्ता डाइवर्ट किया तो मैं देखा कि एक घर था, क्या बोलेंगे उसको, पक्का और कच्चा, अभी तक जो मेरे स्मरण में है। उससे एक लड़की जंप करके गली में कूदी और वो मेरे में आके लिपट गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ। लिपट गई तो मैं भी मतलब बड़ा, क्या बोलते हैं, अकबका गया। क्या बात है। तो बोला भैया जान बचाओ। तो हमको समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा सा वहाँ से दूरी पे लाया, मैं समझाया क्या हुआ। तो घर में डकैत घुस गया है। तो डकैत शब्द मेरे सामने पहला बार आया कि डकैत भी कोई चीज़ होता है। तो क्या कर रहा है, तो सबको मार रहा है, पीट रहा है और सब तोड़ ताड़ दिया, अलमारी बक्सा इस तरह से करके। तो बड़ा अजीब सा लगा। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। तो उस लड़की को मेरा जो भाई था, वो भी उम्र में ज़्यादा नहीं था, इवन कि मेरे भाई से वो लड़की बड़ी थी। राजेश जी। हाँ, राजेश जी। वो मेरे भाई से वो लड़की बड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल घबराई हुई थी। तो मैं अपने भाई को बोला कि ऐसा करो कि इनको संभाल के एक तरफ तुम लेके बैठो। मैं दिघी तालाब से जब नादरागंज की तरफ आ रहा था तो एक जिप्सी गाड़ी लगी थी पुलिस की, वाइट जिप्सी उस समय हुआ करता। तो उसमें 3-4 पुलिस वालों को मैंने देखा था। तो बोला कि तुम यहीं पे रखो, मैं पुलिस को खबर करने जाता हूँ। मेरे दिमाग में जो ये बातें आई, और फिर वहाँ से हवाई चप्पल मैं पहना हुआ था, तो हवाई चप्पल अपने हाथ में लिया और वहाँ से दौड़ लगाया पुलिस के पास। पुलिस के पास आया तो मैंने उनको बोला कि सर जी वहाँ जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। तो बोला अरे पागल हो गए हो, दिन में ऐसा होता है क्या। तो उसी में एक समझदार सिपाही था, उसमें अफसर कोई भी नहीं था, समझदार सिपाही था। वो जो है बोला अरे गलत थोड़ी बोल रहा है, जब दौड़ के आया है, हम लोग को देखा है तो बोल रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो बोला बाबू ऐसा करो, तुम आगे आगे दौड़ो, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। तो मैं आगे आगे दौड़ रहा था और वो पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इसी में कुछ पब्लिक भी हमको रोक लिया कि भाग रहा है, लगता है पुलिस इसको खदेड़ रही है, ऐसा। लेकिन पुलिस वाले बोले अरे नहीं रोको नहीं, इसको जाने दो। इस तरह से मैं वहाँ पे पहुँच गया लड़की के पास। लड़की के पास अपने तरीके से उन्होंने पूछताछ की और रियल में उस घर में 5-6 डकैत थे। हाँ, और सारे डकैत हथियार से लैस थे। जैसे ही पुलिस वाले उस घर को घेरना चाहा, उसी वक्त हमको याद है कि एक डकैत खिड़की से कूदा, उसी खिड़की से जिस खिड़की से वो लड़की गिरी थी, और वो फायर किया पुलिस की तरफ। फायर किया, वो जवान बड़ा ज़बरदस्त था, उसने अपना वो 303 राइफल से उसने मारा, वो वहीं पर धराशायी हो गया। इसके बाद मेरे को डर लग गया, अरे मैं भागता हूँ तो मेरे को पकड़ लिया। बोला ऐसा करो, तुम भागो नहीं, तुम बहादुर बच्चा हो, तुम मेरे पीछे रहो। तो उनके पीठ के पीछे मैं खड़ा हो गया और आधे घंटे तक इनकाउंटर हुआ। 4 डकैत मारे गए। हमको याद नहीं, हमको लग रहा है कि उस समय गया के एसपी जो झारखंड के डीजीपी हुए, राजीव कुमार हुए, हमको लगता है वही थे। बाद में हमको ये पता चला, बहुत दिनों के बाद पता चला, संजोग से उनसे मैं ये बता नहीं पाया। उसमें शायद राष्ट्रपति पदक भी मिला कुछ लोगों को। तो उस दिन क्राइम मीटिंग चल रहा था तो विद इन आवर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए और हजारों की भीड़ हो गई। तो भीड़ हो गई तो पुलिस वाला मेरे को पकड़ के रखा हुआ था। तो इसी में मेरे नाना जी भी आ गए। अच्छा। तो नाना जी आ गए तो उनको लगा रे मेरे क्या बोलते हैं नाती को पुलिस क्यों पकड़ी हुई है। तो वो बोले सर क्या गलती किया है इसने। तो नहीं गलती नहीं किया इसने, अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है, तो यही तो बुला के हम लोग को लाया, तो इसको हम लोग रिवार्ड दिलाएंगे।
हमारे नाना जी लड़ पड़े पुलिस वालों से, बोले कि आप लोग क्या चाहते हैं, मेरा नाती मारा जाए। वो धक्का दे करके, 2-4 और लोग थे उनके पक्ष में, धक्का दे के मेरे को छुड़ा के लेके भाग गए और 3 दिन तक हमको घर से निकलने नहीं दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था, जीवन में पहला बार पुलिस कैसे गोली चलाती है और किस तरह से अपराधी मारा जाता है। चूँकि सच्चाई है कि वो जवान जो थे बहुत ज़बरदस्त थे। बाद में बहुत सारे ऑफिसर आए, लेकिन उन जवान विदाउट ऑफिसर्स जो उन्होंने कर दिखाया, रियल में उनको जितना भी शौर्य मिले वो कम है। वो मेरे जहन में आज तक बैठा हुआ है। सर, आप रोड साइड या स्ट्रीट फूड खाते हैं? नहीं, पसंद नहीं करता। बचपन में कभी कभी खा लिया करता था, क्योंकि बचपन में संसाधन की कमी थी, पैसा कम रहता था। तो स्टूडेंट लाइफ में एक आलू कचालू होता है वो खाया करता था, लेकिन ख़ास करके फास्ट फूड हमको पसंद नहीं है। फास्ट फूड पसंद नहीं, और संयोग से मेरे फैमिली में भी लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। और सर, अभी इंटरनेट पे आप पूरा वायरल हैं, आपको सिंघम के नाम से जाना जा रहा है। सो आपने अपना मीम्स वगैरह देखा जहाँ पे आप एज अ सिंघम जाने जा रहे हैं, धनबाद के, झारखंड के? अब देखिए कि मेरा कहीं कोई स्टेटस नहीं मिलेगा, मेरे तरफ से कोई स्टेटस नहीं मिलेगा। मैं बड़ा सिंपल रहता हूँ, और आज तो मल्टीमीडिया का युग है, लेकिन मेरी तरफ से इस तरह का ना कोई ट्वीट किया जाता है, ना फेसबुक पर मैं अपने आप को अपलोड करता हूँ। इवन कि मैं यूनिफॉर्म को भी अनावश्यक कहीं एक्सपोज नहीं करता हूँ। मैं एकदम ट्रेडिशनल और मैनुअल विचारधारा का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वक्त आने पे अप टू डेट भी होता हूँ अपने जवानों, अपने पदाधिकारियों के साथ, लेकिन मेरा सामान्य दिनचर्या है। सर, अभी रिसेंटली आपने कौन सी मूवी देखी है, या वेब सीरीज़ वगैरह कुछ आप देखते? पता है टाइम नहीं मिलता, बट कभी मिल गया हो संयोग से? देखिए, मूवी देखना तो मेरे को पसंद है, खास करके जो देश प्रेम से जो जुड़ा हुआ हो मूवी, देश प्रेम से जुड़ा हुआ हो। और पुलिस ऑफिसर का भी मूवी देखते हैं, नो डाउट, लेकिन इधर अरसा हो गया, देखने का मौका नहीं मिला। 1-2 बार अभी बीच में एक मूवी आई थी, वो शायद मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, बड़ा सिम्बा। हाँ। तो सर, सिंघम भी तो आप देखे होंगे सर? सिंघम जो है मेरी बेटी मेरे को दिखाई है। तो सर, सिंघम का एक फेमस डायलॉग हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए आप बोल दें। देखिए, है क्या कि ये सब फिल्मी दुनिया की चीज़ें हैं, हम लोग ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं। वो एक डायलॉग के रूप में कुछ बोलना और ज़मीन पे खड़े होके काम करना, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है, आप समझ सकते हैं। इसलिए उन चीज़ों को रहने दिया जाए, और जो वास्तविक दुनिया है उसके हिसाब से काम करने का एक अलग आनंद है, और उसका एक अलग बल भी मिलता है। इसलिए जो मैं हूँ उसी को रहने दिया जाए, ज़्यादा बेटर है। सर, आप गाना वगैरह सुनते हैं? पता नहीं, मेरे को सैड सॉन्ग सुनने की आदत लग चुकी है, क्योंकि मैं बड़ा फास्ट म्यूजिक वाला गाना नहीं सुनता हूँ। स्लो म्यूजिक हो, थोड़ा सैड सॉन्ग हो। लोग बोलते भी हैं कि किस दुनिया में तुम रहते हो। तो इस तरह का ही है। और फेवरेट कोई सॉन्ग जो आपके दिमाग में भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ऐसा कुछ से आपके फेवरेट में? क्रांति में जो मनोज कुमार पे फिल्माया गया है, दिलीप कुमार पे। और फिर आपका कोई एक सॉन्ग अगर आप गुनगुना सकते हैं हमारे दर्शक के लिए, जस्ट एक लाइन, कोई भी एक सॉन्ग, कोई भी देशभक्ति सॉन्ग या जो भी आपका फेवरेट हो। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, ये मेरा जो है फेवरेट सॉन्ग है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। तो आपका फेवरेट हीरोइन और हीरो में कौन है? अभी के ज़माने में पसंद करते हैं या पहले के ज़माने में? नहीं, एक्चुअली हम लोग तो जो पुराने कलाकार तो अभी भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, पुराने कलाकार भी अच्छे हैं। पुराने कलाकार में भी हम लोग दिलीप कुमार साहब और आपके राज बब्बर साहब, विनोद मेहरा साहब, वर्तमान में हम लोग के हिसाब से अजय देवगन अजय देवगन का जो आँख है उसमें एक अलग तरह का पावर दिखता है, और अक्षय कुमार की जो फुर्ती है वो भी इम्प्रेस करता है। फिर आपका इनका जो जैकी श्रॉफ का जो लड़का है, क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ, उनकी भी जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी का देखते हैं वो भी इम्प्रेस करता है।
सीखने के लिए किसी भी इंसान से आदमी सीख सकता है, इसका कोई सीमा तो नहीं है। आजकल के न्यू जनरेशन में जो लड़के आ रहे हैं वो बहुत एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रेशन कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। सीखना तो पूरा जीवन भर है, सीखने का तो कोई उम्र होता नहीं है। तो सर अभी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको कोई मैसेज है, दुर्गा पूजा भी आ रहा है इसी मंथ, तो कुछ मैसेज अपने तरफ से आप देना चाहते हैं हमारे सारे व्यूवर्स को, जितने भी हमारे दर्शक हैं? खास करके जो न्यू जनरेशन है उनसे हम आग्रह करेंगे, आप पर ये देश है, भारत की ताकत आप हो। ये देश को मजबूत करना और उसको एक मजबूती देना वो आपके कंधे पे है। जैसे आपने देखा कि लास्ट टाइम जो तोड़ फोड़ हुआ वो बड़ा दिल को दुखता है, क्योंकि यंग जनरेशन हमारे देश की ताकत है। पुलिस हो, सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो या भारत सरकार की अन्य सेवाएं हो, वो हमारे कंधे पे है। तो इस तरह का कोई एक्टिविटी ना करें जिससे राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो, हमारा देश पीछे चला जाए, हमारे प्रति आम लोगों का सोच गलत हो जाए। और ख़ास करके जो असामाजिक तत्व है या इस तरह का खुराफाती है, जात धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के लिए सोचें। और होता क्या है कि हम लोग अभी अपना ओरिजिनल काम नहीं कर पाते हैं, बात बात में लाइन ऑर्डर इशू होता है। पुलिस का मतलब थोड़ी है कि सिर्फ अपराधियों के बीच में जाना और उनसे लड़ाई लड़ना। पुलिस एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। यदि लाइन ऑर्डर और अन्य चीज़ों से यदि हमको फुर्सत मिलेगी तो आम लोगों के लिए वेलफेयर तरीके से हम लोग सोच पाएंगे। लोगों को पुलिस के सेवा में, अन्य सेवा में कैसे लाया जाए, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, एक वेलफेयर कमेटी के रूप में उसको कैसे जोड़ा जाए। कॉलेज में जाके पढ़ाने का कोशिश करेंगे या स्कूलों में अपने बच्चों को जाके मोटिवेट करेंगे। पुलिस का ये भी एक स्वरूप है। लेकिन आज के डेट में छोटी छोटी बातों पे इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, इस तरह से उसको बड़ा रंग दिया जाता है कि हमारा जितना भी शक्ति है, हमारे जितना भी संसाधन है, सब उलझ जाता है। कोई क्षेत्रवाद नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हम भारत के नागरिक हैं, हमको अन्य देशों से भी सीखना पड़ेगा। गलतियां हर जगह होती है, हम प्रशासन में हम भी कभी स्लिप करते हैं, लेकिन समझने और समझाने का वक्त इंसान को चुनना चाहिए। छोटी मोटी बातों पे उलझना नहीं चाहिए। किसी भी समुदाय से जुड़कर इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए जिससे उसका धर्म पे कोई उंगली उठाए। प्यार मोहब्बत से लोग जिए। हर त्यौहार यही सिखाता है कि जैसे भारत के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा और यहाँ विभिन्नता में एकता है। तो इस भारत को हम लोग कैसे मजबूत करें, और इसमें सबसे महती भूमिका है हमारे नौजवानों को। और ख़ास करके मैं हमेशा नौजवानों को लाइक भी करता हूँ कि जो पुराने सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका राय मशवरा और मार्गदर्शन तो चाहिए हमको। लेकिन ख़ास करके जो युवा लोग हैं, जब तक वो अपने जवाबदेही, अपने कर्तव्य, सिर्फ हम अपने अधिकार की बात करेंगे और अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे तो हमारा देश आगे कैसे जाएगा। तो अधिकार को जानना अच्छी बात है, लेकिन सर्वोपरि हम पहले अपने कर्तव्य को समझें और देश से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें। और हमको लगता है जब इस तरह का वातावरण और माहौल होगा तो पुलिस को लाइन ऑर्डर इशू में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि त्यौहार में पुलिस कितने दबाव में रहती है, बहुत ज़्यादा दबाव में रहती है। उनके लिए त्यौहार ही खत्म हो गया। बिल्कुल, जैसे हम लोग पीस कमेटी का मीटिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आने वाले त्यौहार में हम लोग बेहतर तरीके से शांतिपूर्वक और सौहार्द वातावरण में इसको कैसे संपन्न करेंगे, इसका मौका ही नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति पुलिस है, हर व्यक्ति पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। यदि मान लिया किसी भीड़ में कोई असामाजिक तत्व घुसता है और 4 पुलिस वाले खड़े हैं, तो क्या 4 पुलिस वाले काफ़ी हैं क्या उस पर नज़र रखने के लिए? बिल्कुल नहीं काफ़ी हैं। इसके लिए वहाँ जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों या उस कमेटी के सदस्य हैं, सारे लोगों को देखना होगा कि कोई इस तरह का बाहरी तत्व या सामाजिक तत्व आके कोई खुराफात तो नहीं करना चाहता है। यदि कोई ऐसी हरकत करता है, किसी पे डाउट होता है और वो आदमी समर्थ नहीं है उसको रोकने में या पकड़ने में, तो प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए। लेकिन यदि अपनी जवाबदेही से हम लोग अलग हो जाएंगे
तो कोई भी अच्छा काम समाज के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, टेक एन एग्जाम्पल कि 2 क्रिमिनल हमारे हाथ से निकल गया फायर करते हुए, और वो बड़ा क्रिमिनल और बड़ा पेशेवर था। यदि आम आदमी वीडियो और मोबाइल बनाने से परहेज करते और इन चीज़ों पर ध्यान रखते, अलर्ट होकर के कि हम पुलिस को कैसे सहयोग करेंगे, तो किसी भी कीमत पर वो दोनों निकल नहीं पाता। हमारा ध्यान तो केंद्रित था जिधर से फायरिंग हो रही थी, या जो गुत्थम गुत्थी करना पड़ रहा था, या अपराधी किधर से भागेंगे, किधर से आएंगे, क्या हालात क्रिएट करेंगे। लेकिन सिर्फ लोग जो है उसको मोबाइल में कैद करने में लगे थे। एक प्रौढ़ व्यक्ति से लेके यंग तक का वहाँ यही स्थिति थी। यदि थोड़ा उनका हमको सपोर्ट मिलता तो एक मक्खी भी वहाँ से उड़ नहीं पाता। अपराधी समझते कि आने वाले समय में इस तरह का यदि मैं कोई मंसूबा रखता हूँ तो आम आदमी उसको पूरा नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति हमारे हाथ से निकल गए, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही सारे लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन समाज को अलर्ट होना पड़ेगा। आपको अपनी जवाबदेही समझना होगा। आप मोबाइल बना रहे हैं, मेरे को गोली लगता, मैं गिरता, तो इसका क्या मतलब है। आपको ये देखना है कि हम पुलिस को सहयोग कैसे कर सकते हैं, पुलिस को मदद कैसे कर सकते हैं। एक जवान मेरा 2 अपराधियों से गुत्थम गुत्थी कर रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, हाथ में भी उन लोगों का चोट लगा, लेकिन सिर्फ मोबाइल बनाने में थे। कुछ अच्छे लोग थे, नो डाउट। उस हालात में भी जब हम लोग को दौड़ धूप करने में पसीना निकल रहा था शरीर से, उस हालात में भी कुछ लोग मेरे को पीने के लिए पानी दे रहे थे। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन किस परिस्थिति में आपको क्या करना है, रिएक्ट करना है सिचुएशन के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। तो ये सीखने की ज़रूरत है। हम लोग किसी चीज़ को चूक जाते हैं तो फिर आपस में बैठ करके उसकी समीक्षा करते हैं, समझते हैं कि हम लोग कहाँ हम लोगों ने मिस किया। तो समाज को भी चाहिए कि अपने लेवल से इन चीज़ों को समझें, गंभीर से इसको लें, और जब वक्त आए तो अपने आप को सेफ करते हुए अपने आप को सेफ करते हुए इस तरह से घेराबंदी करें कि इस तरह का तत्व कभी सपने में भी नहीं सोचे कि हम यहाँ अपराध करके बच के निकल जाएं। सो दोस्तों, जिस तरह से सर ने बताया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी व्यूअर्स हैं और आगे भी इस मैसेज को पहुँचाए कि हम लोग को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा कभी भी ऐसे सिचुएशन में, ताकि पुलिस को भी हेल्प मिल पाए। सर ने जैसे पूरी स्टोरी करके बता दी आप लोगों को क्या हुआ था उस दिन। अगर और ज़्यादा सपोर्ट मिल पाता, सपोर्ट लोगों ने किया, बट हमें सब लोगों को एक्टिवेट होना है। अगर यहाँ पे अभी 50% है तो हमें 100% होना पड़ेगा। तो सर, मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बोल दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए। श्योर, सारे लोग जो पॉजिटिव चीज़ है तो इट्स नेचुरल कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और एक अच्छा सोच और एक अच्छा विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ें, यही हमारा सोच है। जय हिंद, जय भारत। तो थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।